नमस्कार दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले आपको मैं बता दूं कि भाग 5 और भाग 6 का मैंने एक कंपेयर कराया था, जिसे एक बार कर लेना जरूरी है। फिर से भाग 5 के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जो पहला पार्ट आया था, मैंने कहा था 5 लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लो। तो जो पहला पार्ट आया था तो उसमें जो है संघ की कार्यपालिका थी 52 से 78 तक। ऐसे ही दोस्तों भाग 6 का जब हमने किया था तो पहला था राज्य की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति हो चुका है और मंत्री परिषद पीएम सहित बाकी है। तो इसका कंपेयर जब हम लोग यहाँ इसकी पढ़ाई करेंगे मंत्री परिषद सीएम सहित, तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से जो है राज्यपाल और उपराज्यपाल। तो अगला वीडियो आप लोगों को राज्यपाल से संबंधित मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री इनको जो है हम लोग हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, और हेड ऑफ स्टेट जो है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। यह सरकार का प्रधान होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, और हेड ऑफ स्टेट जो है राष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नियुक्ति कौन करेगा प्रधानमंत्री की? राष्ट्रपति करेंगे। किस आर्टिकल से संबंधित है? 75(1) से। उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? सेम वही राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, यह भी 75(1) में ही है। तो इससे जो है एक चीज स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री जो है अन्य मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर है। कैसे? क्योंकि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसके बाद दोस्तों एक समस्या यह आ जाती है कि जब गठबंधन और अस्थिरता वाली सरकार होती है, जैसे गठबंधन होता है तो मतलब स्थिरता तो उतनी होती नहीं है, ठीक है। तो उस समय में क्या होता है? उस समय में समस्याएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों। जैसे कि अगर बहुमत है सरकार की तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुमत दल का जो नेता होता है उसे जो है राष्ट्रपति बुलाता है और उसे जो है प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कई लोग जो है मिलके सरकार बनाए हैं, गठबंधन की सरकार बनी है, तब जो है ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए दोस्तों एक आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम था सरकारी आयोग, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंप दी थी। उनमें कुछ बातें कही गई थी, तो वह मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 75(2) में क्या लिखा गया है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस नहीं बन रहा है तो समझ जाइएगा कि मंत्री जो है किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री, ठीक है। और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो ये मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल है उसमें जो शीर्ष पे है वो कौन है? पीएम है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 78 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करें। प्रधानमंत्री का काम क्या है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, और यदि राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगते हैं तो पीएम उन्हें जानकारी दे। तो सबसे पहले जो 78 को डिकोड करके पढ़ सकते हैं आप लोग। आर्टिकल 78 को जो है अगर हम लोग और पार्ट में बांट के पढ़ाई करें तो 78 का में क्या लिखा है कि पीएम जो है प्रेसिडेंट को बताएंगे कि केंद्र के क्या क्या निर्णय हैं, क्या प्रस्तावित कानून है, ठीक है। यह राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा। देखिए खा में क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट मांग सकता है पीएम से, बस इसको समझना है। बाकी एरो जो है पीएम बताएगा और ये मांग सकते हैं जानकारी कि भैया कौन कौन से प्रस्तावित कानून है और ये। और गा में क्या लिखा हुआ है? किसी विषय पर कोई मंत्री निर्णय कर लिया है, जैसे कोई मंत्री किसी विषय पर निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया और सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि भैया ये बातें हैं, तो राष्ट्रपति पीएम से अपेक्षा करेगा कि जो है इसे फिर से भेजे और पूरा मंत्रिपरिषद इस पर विचार करे और फिर हमारे पास यह विषय भेजा जाए। तो इसे पढ़ लीजिए इस सेंटेंस को जरा सा, कि किसी विषय पर कोई मंत्री निर्णय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए दोस्तों मंत्रिपरिषद, ये जो ब्लू कलर का सर्किल बना हुआ है ओवल शेप, वो मंत्रिपरिषद को दिखाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 74(1) में किया गया है। और ये ग्रीन वाला जो है मंत्रिमंडल को दिखाता है, इन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
अनुच्छेद 352 में इसे ऐड किया गया था। इस बात का जिक्र एक बार और हो चुका है, आगे फिर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में ऐड किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, मंत्रियों के प्रकार देख लेते हैं। तो एक तो कैबिनेट मंत्री हो गया, एक राज्य मंत्री हो गया, एक उप मंत्री हो गया। तो जैसे हुआ क्या कि मान लीजिए अभी बीजेपी गवर्नमेंट बनाई है, या एनडीए कह सकते हैं आप लोग, कि बीजेपी के साथ, एनडीए क्या है, बीजेपी के साथ जो अन्य दल शामिल होकर सरकार बनाए हैं उनको एनडीए कहते हैं, और कांग्रेस के साथ जो लोग मिलते हैं उनको यूपीए, उनके गठबंधन को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो एनडीए के लोग चुन के गवर्नमेंट बनाए हैं, ठीक, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी इनकी एनडीए की है, तो यहाँ पे जो है इनको बुलाया गया, राष्ट्रपति ने बुलाया, तो यहाँ इन्होंने जो है अपना नेता मोदी जी को चुना, और मोदी जो है प्रधानमंत्री बना दिए गए। अब इनके सलाह पर किसका चुनाव किया गया? राष्ट्रपति ने इनके सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो खास मिनिस्टर हैं, जैसे खास मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, तो इस तरह के जो खास मिनिस्टर्स हैं वह आपस में मिलकर जो एक बनाते हैं उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, और अन्य मिनिस्टर्स को मिला जाए तो इनको बोलते हैं मंत्रिपरिषद। अब एक टर्म और आ गया है, किचन कैबिनेट। ये मंत्रिमंडल से भी छोटा था, जो बिल्कुल खास 3-4 लोग, जैसे कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेना है तो ज्यादा लोगों को बताए बगैर छोटे में ही, तो अगर उसका कॉन्सेप्ट आता है। और कभी कभी तो क्या होता है, पीएम इतना ताकतवर होता है कि वही अपना एक निर्णय कर लेता है। ठीक है, अपना 1-2 लोग मिल, जैसे अमित शाह और ये मिलके अपना कर लिए कोई निर्णय। होता क्या, जैसे मान लीजिए नोटबंदी का निर्णय करना था, अगर से पूरे मंत्रिपरिषद में बताते तो लीक होने की संभावना ज़्यादा थी, और फिर ब्लैक मार्केटिंग और दुनिया भर की चीज़ें, तो इस वजह से जो है इसको किया जाता है कैबिनेट, किचन कैबिनेट। ठीक है, अब राज्य मंत्री क्या होता है, जैसे कोई मंत्रालय बहुत बड़ा होता है, जैसे रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय बहुत बड़ा होता है, तो उसके कार्य को अलग अलग जो है और छोटे छोटे लोग मंत्रियों में बांट दिया जाता है, तो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री क्या होता है कि ये अपना काम, इनके ऊपर पूरा दायित्व होता है काम करने का, इनका किसी के अंडर में नहीं रहते एक प्रकार से। और स्वतंत्र प्रभार वाले, बिना स्वतंत्र प्रभार वाले क्या होते हैं, अपना रिपोर्ट ले जाके, जैसे होम मिनिस्टर के अंदर है तो होम मिनिस्टर को अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है, और उप मंत्री तो मान लीजिए सबसे छोटा कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मंत्रियों के दायित्व। एक सामूहिक दायित्व है जो 75(3) में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके लिए होगा? लोकसभा के। ध्यान दीजिएगा, अगर मंत्री राज्यसभा से भी है तब भी उसका सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(2) में क्या लिखा है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा। और राष्ट्रपति के चाहने का अर्थ क्या है? पीएम से है। अगर पीएम राष्ट्रपति से कहता है कि भैया इन्हें हटाना है तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या अर्हताएं हैं मंत्री पद के लिए? देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटीज फॉर द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स 75(5) में लिखा गया है। मैं एक बार सारे आर्टिकल को एक साथ बता दूंगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक, जैसे यहाँ देखिए एक एलिजिबिलिटी ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई सदस्य है और वो ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा कहीं से सदस्य नहीं है, पर उसे मिनिस्टर बना दिया गया है, तो वह ऐसे में सिर्फ 6 माह तक मिनिस्टर रह सकता है। और 6 माह के बाद, 6 माह के बीच में अगर वह कहीं से सदस्य बन जाता है तब तो ठीक है, अगर सदस्य नहीं बनता है तो उसे अपना मंत्री पद खाली करना होगा। एक बार बिहार में कोई केस ऐसा आया था कि वहां पे 6 माह के बाद फिर वो हट गया, फिर 6 माह के लिए बन गया। तो ऐसा एक क्लॉज जोड़ा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में बताया है कि एक कार्यकाल में, 5 वर्ष का एक कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष के एक कार्यकाल में यह जो है सिर्फ एक बार हो सकता है, कि मतलब ऐसा नहीं कि बार बार हट जाए और 6 माह के लिए बार बार बनता रहे। तो 5 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ एक बार बिना सदन का कोई सदस्य बने। ध्यान दीजिए, कोई किसी सदन का सदस्य नहीं था फिर भी मंत्री बन गया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? सिर्फ 6 माह तक। अर्थात सदन का सदस्य रहता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, सदस्य नहीं तो अधिकतम 6 माह के लिए प्रधानमंत्री रह सकता है। ये तो जान ही चुके हैं आप लोग। आगे आते हैं दोस्तों,
अधिकतम मंत्रियों की संख्या, अधिकतम मंत्रियों की संख्या मूल संविधान में कोई उपबंध नहीं था। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 75 एक का में जोड़ा गया है कि यह 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 15%, मतलब मंत्रियों की जो संख्या होगी वह तो इक्वल होगी या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से कम रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। एक दोस्तों कानून आता है दल बदल विरोधी कानून, इसको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि, तो यहाँ पे जितने पोस्टुलेट्स आपको मिल रहे हैं वो ध्यान दे दीजिएगा। सबसे पहला है कि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। निर्वाचित सदस्य, मान लीजिए वो किसी सदन में बैठा है, लोकसभा में बैठा है, ठीक, और वह किसी राजनीतिक दल से था, मान लीजिए वह एनडीए या बीजेपी से था, ठीक है। तो अब क्या होगा, और वह निर्वाचित होने के बाद वहां बैठा और कहा कि मैं अब जो है बीजेपी छोड़ रहा हूं, तो उसको जो है सदन की सदस्यता भी छोड़नी पड़ेगी, मतलब फिर वह लोकसभा में नहीं बैठ सकता, मतलब वह फिर सांसद नहीं रह जाएगा। दूसरा क्या है, निर्दलीय निर्वाचित सदस्य, निर्दलीय बिना किसी दल से, किसी बिना दल के वह निर्वाचित हो गया, तो राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है उसके बाद, तब भी उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सदस्य द्वारा पार्टी के विपरीत वोट, ये जब वोट 2 बार हो गया काट दें, अगर पार्टी के विपरीत वोट किया जाता है तब भी, जैसे पार्टी ने कहा है कि हमें जो है ABC 3 बातें हैं तो हमें A पे वोट करना है, पर वह आदमी B या C पे वोट कर देता है किसी में, तो उसकी सदस्यता क्या होगी, चली जाएगी। उसके बाद कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, ये अलग अलग रखता है, अगर पार्टी कहती है कि नहीं हमें वोट करना ही करना है सभी सदस्यों को, फिर भी अलग रखता है, तब के लिए है। और अगर मनोनीत सदस्य, जैसे जो मनोनीत किए गए हैं, 6 माह के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है, फिर भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनका मनोनयन अब नहीं होगा, क्योंकि उनकी समय सीमा बढ़ाई नहीं गई, वो समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ है, तब एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा अगर 2/3 सदस्य किसी एक पार्टी से, जैसे यहाँ से 2/3 सदस्य निकल के किसी नई पार्टी में जाके जुड़ जाते हैं, ये पार्टी ऐसी थी और यहाँ पे ये लोग जाके जुड़ गए उसमें, तो क्या होगा, तब जो है इसको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ इन सदस्यों पर लागू नहीं होगा। सदन के अध्यक्ष को इस कानून से छूट प्राप्त है, यह ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है, तो यहाँ पे इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, मैंने राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, और वो ध्यान दीजिएगा। बाकी राष्ट्रपति के लिए भी एक कोड बना था, राका NRP पास MRP, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पीएम के बारे में अगर और बात करें तो यह अपने पद की वजह से कई सारे संगठनों का चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। तो आप बताइए कमेंट में आपको कितना पता है कि कितने कितने पद हैं जिनके अध्यक्ष होते हैं। और अब यहाँ पे आते हैं भारत का महान्यायवादी, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ऐसे व्यक्ति की जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए अर्ह हो, मतलब कि जिसकी अर्हता जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बनने लायक हो। राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन ऐसे किसी को नहीं बैठा देगा, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए अहर हो उसी को बनाएगा। अच्छा, इतना पढ़ के चले गए, इसको आपने नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन व्यक्ति जाता है। पहली चीज तो वह भारतीय नागरिक हो, इसमें कोई नहीं, इसमें भारतीय नागरिक होना जरूरी है। बाकी यहाँ देखिए या लगा हुआ है, तो इन तीनों में से कोई एक हो जाए। कैसे, हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो कम से कम 5 साल, मतलब कि जितने आपके हाई कोर्ट हैं यहाँ 5 साल तक जज रहा हो, ठीक, तो जा सकता है। या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक, या फिर लगा हुआ है एक साथ नहीं, या तो 10 वर्ष तक वकालत किया हो, माय लॉर्ड करके बताया हो कि मुजरिम ये है, और या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा इसको विधि के बारे में बहुत ज्ञान है, तो वह भी कहाँ बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है वह क्या बन सकता है, भारत का महान्यायवादी बन सकता है। अर्थात अगर मंत्री परिषद या पीएम को लगता है कि फला व्यक्ति, राम कह लो या ए कह लो, ए जो है पारंगत विधिवेत्ता है, तो वह अटॉर्नी जनरल बन सकता है। और बाकी जो है या तो 5 वर्ष क्या हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है जज हो, या तो 10 वर्ष क्या हो वकालत किया हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही पीएम इस वजह से, क्योंकि राष्ट्रपति तो इनडायरेक्ट है, बाकी जहां जहां राष्ट्रपति लिखा हुआ है। बाकी 77 आर्टिकल 77 में क्या कहा गया कि सारे कार्य राष्ट्रपति कार्यपालिका के, संघ की कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए जाने जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद जो है प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के, ठीक है, आर्टिकल 76(4) में लिखा हुआ है। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। हटने से पहले 3 माह की अग्रिम नोटिस। अगर हटाने से पहले अगर कोई उसको हटाया जाता है तो एक यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि उसको 3 माह पूर्व की जो है एक अग्रिम नोटिस मिलना जरूरी है। कार्य क्या क्या है कि यह सलाह देंगे भारत सरकार को, किस मामले में? विधि संबंधित सलाह देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला काम क्या है? भारत में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेगा। भारत सरकार का न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेगा, क्योंकि इनको सरकार का वकील भी कहा जाता है। उसके बाद भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता जिस मामले में सरकार को सलाह दिया हो। समझे आप इस बात को? जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार जो है कि समझ रही है कि यार यहाँ पे जो किसी राज्य के खिलाफ मान लीजिए कोई इनका मुकदमा चल रहा है और बात चल रही है कि ये डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, जो भी है। अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल इनको राय दिया हुआ सरकार को कि आपका ये पक्ष है, और अब जाके सरकार के खिलाफ भी लड़ाई कर दी है और इनको पता है कि सरकार ये बातें बोलने वाली है। तो इस वजह से जिन मामलों में इन्होंने सरकार को राय दिया है उस मामले में सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी आपराधिक मामले में अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता। मतलब आपराधिक मामले में वह नहीं लड़ेगा, ना ही कंपनी के निदेशक का पद धारण करेगा, ठीक है। शक्तियां देख लेते हैं। शक्तियों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है इन्हें, तो बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में, ऐसा नहीं अमेरिका में पहुंच गया। लोकसभा या राज्यसभा या संयुक्त बैठक, या तो लोकसभा की किसी बैठक में या राज्यसभा की किसी बैठक में या संयुक्त बैठक में या किसी समिति की कार्यवाही में जिसका वह सदस्य हो, ठीक है, भाग लेने बोलने का अधिकार है। ध्यान दीजिए, लोकसभा, राज्यसभा या इन दोनों का ज्वाइंट सिटिंग हो रहा हो, इनका ज्वाइंट सिटिंग हो रहा हो, इन सब में उसे बोलने का अधिकार है। या फिर कोई एक कमेटी बनी हुई है जिसका वह सदस्य है, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रहे वह वोट नहीं करता है, वोट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वोटिंग करने का अधिकार उसे है जो सदस्य होता है, ठीक है। कास्टिंग वोट भी नहीं डालेगा। जैसे कोई कहते हैं निर्णायक मत डालेगा, तो निर्णायक कुछ नहीं डालेगा। हाँ, लेकिन आप बताइए जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति कह सकते हो, वो कौन होता है? चलिए मैं बताता हूं, आप पॉज करके बता सकते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। इन्हीं का वेतन भी उन्हें मिलता है। और उपराष्ट्रपति भी किसी भी मत पे आप वोट नहीं डाल सकते, लेकिन निर्णायक मत जो है उपराष्ट्रपति डाल सकते हैं, ठीक है। अगर टाई कर गया तो वोट का अधिकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद संसद सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां उसे भी प्राप्त होती हैं। जो संसद सदस्यों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होती हैं उन्हें भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसके विषय में बात हो चुकी है पहले ही। कभी कभी प्रश्न आता है कि क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अभी ऊपर पढ़ लिया आपने कि ये प्रैक्टिस तो करें एकदम ताबड़तोड़, लेकिन ऐसे मामलों में जो है सरकार के विपक्ष नहीं करेंगे, मुकदमा नहीं लड़ सकता जिस मामले में सरकार को सलाह दिया हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होंगी। ऐसे ही दोस्तों जैसे ये भारत का महाधिवक्ता ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ऐसे ही दोस्तों एक पद होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एसजी। लेकिन यह संवैधानिक नहीं है। वो संवैधानिक था, यह संवैधानिक नहीं है, ध्यान देना है। 3 होते हैं ये, एक होते हैं आपका अटॉर्नी जनरल, एक होता है सॉलिसिटर जनरल, और एक होता है भारत के अपर महाधिवक्ता, इनको बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये 3 होते हैं, जिसमें से एक ये संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 76 में, तो इनको बोलते हैं संवैधानिक। जिनका संविधान में जिक्र होता है उन्हें संवैधानिक बोलते हैं। जिनका किसी विधि से संबंध होता है कि कोई विधि बना के ये पद का सृजन किया गया है, उनको बोलते हैं दोस्तों वैधानिक, ठीक है। दोस्तों जो सॉलिसिटर जनरल हैं इनका मेन काम क्या होता है? पहली चीज तो इन्हें दूसरा विधि अधिकारी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा दूसरा विधि अधिकारी कौन है, तो सॉलिसिटर जनरल हैं। इनको हिंदी में भारत का महाधिवक्ता कहा जाता है। और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? ये अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं, ठीक है। और ये अटॉर्नी जनरल संवैधानिक है, जबकि यह संवैधानिक पद नहीं होता, ठीक। बाकी ठीक है। उसके बाद अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है एडिशनल, यह क्या होता है? इनका काम होता है सॉलिसिटर जनरल की सहायता करना, एसजी की सहायता करना, ठीक है। भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह भी देते हैं ये लोग, ये ध्यान देना है।